हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित है 69th बीपीएससी सीडीपीओ और एफएओ, जो कि आपका सूचना आ गया होगा, सब लोगों को पता चल चुका होगा कि फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो उसके लिए हम आपको यूडूटेरिया के द्वारा जारी किया गया प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आपके सामने उपस्थित है। ये यूडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, राइट। और ये हिंदी मीडियम में होगा, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ हमारा वीडियो देखें। और इससे पहले भी मैंने परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज कराया है 3 से 4, तो प्लीज़ आप उनको जाकर के देखिए, अटेम्प्ट कीजिए। कितना आपका स्कोर बनता हो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में नौपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है। तो बिहार के नौपाषाणकालीन स्थलों में अगर हम बात करें तो आता है चिरांद, जो कि सारण में है, मनेर जो कि पटना में है, चेचर और कुतुबपुर जो कि वैशाली में है, और ताराडीह गया में है, और सेनुआर रोहतास में है। तो देखिए, इसमें सेनुआर भी है, चिरांद भी है और ताराडीह भी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सब के सब सही है। दूसरा सवाल होगा आपका कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। मेगास्थनीज ये इंडिका के लेखक हैं। टॉलेमी ने क्या लिखा था? तो टॉलेमी ने लिखा था नेचुरल हिस्ट्री। टॉलेमी ने लिखा था ज्योग्राफी। एक बार आप ध्यान से देखेंगे इसको। टॉलेमी ने लिखा था क्या? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और प्लिनी ने लिखा था नेचुरल हिस्टोरिका, और ह्वेनसांग ने लिखा सियूकी। तो आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होता है। 3124। 3124 कहाँ पे है? राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? चलिए बताइए सब लोग कि सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी। तो आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर एसानी नाम के उपाधि धारण की थी, और उसे अपने सिक्कों पर अंकित भी करवाया था, राइट। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसी का नाम था क्या? द्वितीय सिकंदर, सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए शानी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से है? तो इनका संबंध था तुलुवा डायनेस्टी से। तो देखिए कितने से, देखिए 4 डायनेस्टीज हुए, एक संगम हुआ, एक होगा सुलुवा, एक हुआ तुलुवा और एक हुआ अराविडु। तो ये 4 डायनेस्टीज हुए विजयनगर में। एक बार फिर से सुन लेंगे। पहला हुआ था संगम, दूसरा हुआ था सुलुवा, और तीसरा हुआ था तुलुवा, और चौथा हुआ था एराविडु। तो ये 4 डायनेस्टीज हुए थे। उनमें से जो आपके कृष्ण देवराय थे वो तुलुवा डायनेस्टी के थे। निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था? तो ये थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है? कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है? तो ये सौतांत्रिक था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और महायान के प्रमुख संप्रदाय माध्यमिका और विज्ञानवाद है। याद रखेंगे, माध्यमिका और विज्ञानवाद ये महायान के ये भाग है या पार्ट है। तो महायान के प्रमुख संप्रदाय हैं ये माध्यमिका और विज्ञानवाद। और हीनयान के कौन है? तो वैभाषिक और सौतांत्रिक। तो सौतांत्रिक के अलावा एक और है आपका वैभाषिक, याद रखेंगे। वैभाषिक ये आपका हीनयान से संबंधित एक संप्रदाय था। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया। आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता से ऐसी कोई भी चीज़ हमको साक्ष्य के रूप में नहीं मिलती है, खास करके पूजा वूजा के बारे में। तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति के पूजक थे और जादू टोना में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? आई थिंक तो इसमें तो सबको पता होगा कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में ये हुआ था राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यपा ने की थी, राइट। और इसी अधिवेशन में, या ये कहे कि इसी संगति में विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन किया गया था। तो आपको कहीं भी राजगीर नहीं दिख रहा है, तो उनमें से कोई नहीं। मुगल काल में टोडरमल के द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो ये बड़ा चर्चित है, आप इसको याद रखेंगे। तो अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी कि 1580 ईस्वी में आईने दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी। हालांकि इसके वास्तविक प्रणेता टोडरमल थे, इसी कारण इसके टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर 1580 ईस्वी में। और ये भी याद रखेंगे, ये अकबर के समय शुरू हुआ था।
इसको हम टोडरमल बंदोबस्ती व्यवस्था भी कहते हैं। मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित था? तो ये सिंचाई का साधन हुआ करता था। राइट आंसर सी हो जाएगा। पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन थे? तो पानीपत के समय मराठाओं के पेशवा से बालाजी बाजीराव। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव, यानी कि बाजीराव के पुत्र थे बालाजी बाजीराव, जिनका नाम था नाना साहेब। इन्हीं के समय पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। आप डेट भी याद रखेंगे, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सब के सब हुए थे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। सॉरी, इनमें से कोई नहीं हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो प्रथम तार लाइन आपको पता होगा कि आगरा से दिल्ली शुरू नहीं हुआ है, तो सब के सब हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो सब के सब हुआ है, तो राइट आंसर डी। देखिए 1853 में हुआ था डाक की शुरुआत, तार लाइन, ठीक है। 1854 में पोस्ट ऑफिस हुआ था, और लोक निर्माण विभाग आपका शुरू हुआ था 1854 में ही। तो सारे काम डलहौजी के समय हुए थे, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 6। तो अग्रहार कौन होते थे? यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहते थे। यह भूमि आमतौर पर भूमि राजस्व और अन्य देय राशि के भुगतान से मुक्त होती थी। प्रायः ब्राह्मणों को स्थानीय लोगों से इन बकायों को एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। गुप्त काल में अप्रहत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था? तो बिना जोती गई भूमि को अप्रहत कहा जाता था। ठीक है, देखिए क्षेत्र कहते थे खेती के लिए उपयुक्त भूमि, वास्तु वसा मतलब वास्त करने वाली भूमि, खिल कहते थे जिस पर खेती नहीं की जाती है, अपृहत जो बिना जोती हुई जंगली भूमि होती थी, और गोचर पशुओं की चारा के लिए होता था। तो निम्नलिखित में से कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा से प्राप्त की थी? तो देखिए वेनसांग 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। वो बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा में पढ़ने के लिए तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ ले जाने के लिए आए थे। इतसिंह 670 ईस्वी में नालंदा आया था। इसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 200 गांवों के राजस्व से होता था। तो देखिए वेनसांग और इतसिंह दोनों थे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की? तो सिविल सेवा परीक्षा आपको पता होगा किसने पास की थी? सत्येंद्रनाथ बोस ने 1800 ये की थी 1863 ईस्वी में। ये प्रथम सिविल सर्विसेज थे जिन्होंने इस परीक्षा को पास की थी। वहीं अगर पूछा जाएगा कि किस चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई थी, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई थी सिविल सेवा परीक्षा के लिए। तो सत्येंद्रनाथ बोस आपका ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक थे? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहादत खान थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार का प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है, तो ये बोला था लॉर्ड कर्जन ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका थी? किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से अधिक। कौन कौन से था? तो आपको पता होगा खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, बालसाड़ सत्याग्रह, इन और बारदोली सत्याग्रह में ही उनको सरदार की उपाधि मिली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक।
मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक क्यों कौन है? तो भगत सिंह है। गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी? तो ये किया गया था 7 नवंबर 1933 को। डेट आप याद रखेंगे, 7 नवंबर 1933 को। और 29 जुलाई 1934 तक, यानी 9 महीने तक वह देश के दौरा करते रहे थे। उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाकुल्ला खां को किस षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो उनको सुनाया गया था काकोरी षड्यंत्र केस के तहत। तो अगस्त 1925 में, पहली बात तो आप याद रखेंगे, अगस्त 1925। क्रांतिकारी आंदोलन ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया था। इस केस में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां सहित 4 लोगों को फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन के समय। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये 1905 में हुआ था। कलकत्ता की सड़कें वंदे मातरम के नारों से गूंज उठी थी और आगे चलकर यही गीत पूरे देश का राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया 1905 ईस्वी में। किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था? तो ये हुआ था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो देखिए पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी और सबसे लास्ट में स्वीडिश। एक बात याद रखेंगे, कौन कौन? पहले पहले आप याद रखेंगे पुर्तगीज, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। उसके बाद आए डच, उसके बाद आए ब्रिटिश, उसके बाद आए डैनिश, मैंने डेनमार्क वाले, और सबसे लास्ट में आए, उसके बाद आए फ्रांसीसी, और उसके बाद आए स्वीडिश। आगे बढ़ते हैं। तो फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? आप नाम याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्लाउड आयोग जो बना था दोस्तों, ये भू राजस्व से रिलेटेड था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो इसी आयोग ने सरकार को भू राजस्व की दर आधे से कम करके 1/3 की सिफारिश की थी। इस आयोग की अनुशंसा के अनुसार बंगाल में 1946 के उत्तरार्ध में बंगाल में तिभागा आंदोलन शुरू किया गया था। याद रखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो ये मद्रास के 1908 अधिवेशन में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। याद रखेंगे, रास बिहारी बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला है कि लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में। कौन? तो द्वारकानाथ टैगोर। कहाँ पर? कैलकाटा में। अगला सवाल है कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था? तो ये थे बहादुर शाह प्रथम। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से 1762 तक पहली बात तो ये शासन किए थे। बहादुर शाह प्रथम द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया था। साहू को मुगल कैद से मुक्ति, गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि या इत्यादि इसके प्रमुख कार्य किए गए थे। नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आई थिंक तो सबको पता होगा कि 1859 में हुआ था ये। और ये बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। ये 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई से शुरू हुआ था ये। कब? 18 फरवरी 1946 को। आप डेट याद रखेंगे। और प्रशिक्षण पोत का नाम क्या था? तो HMIS तलवार था ये। और इसका प्रमुख कारण था खराब भोजन, कम वेतन, नस्लीय अपमान। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो 1870 में विलियम हंटर ने लिखा था इस पुस्तक को। याद रखेंगे, विलियम हल्टन हल्टन विलियम हंटर, इन्होंने लिखा था इंडियन मुसलमान। और ये कब लिखा था? तो ये लिखे थे 1870 में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा सही है?
आपसे पूछता है कि दलित की तरफ से कौन भाग लिए थे? देखिए, दलित की तरफ से भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर, व्यापारी की तरफ से होमी मोदी और सिख की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह। तो सब सही है, कोई ऐसा नहीं है जो आपका गलत मिला हुआ हो, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? 27, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। इस आंदोलन का लक्ष्य था ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से इस्लाम धर्म का बचाव करना और पुनर्जागरण लाने का प्रयास करना। निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम का किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये 1789 में किए थे। भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयोग सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला सही है, ये सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, क्योंकि ये एक संवैधानिक और स्वायत्त और अस्थायी संस्था है जो देश में चुनाव करवाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन पर विचार करिए कि मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन गलत है। देखिए, सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें समान है, ये सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, जबकि जम्मू कश्मीर में 5 है, और दादर नगर हवेली दमन एंड दीव में 2 है, जबकि चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप में 1-1 है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे नंबर पर रखा गया है। ये 51 के क के तहत तीसरे स्थान पर रखा गया है। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए 39 क्वेश्चन नंबर, तो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु, दोस्तों इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? 39 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भारत की तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका कारण गैर कानूनी है तो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है, इसमें रीट जारी नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये क्या था? विदेशी भ्रमण से सही है। पुट्टा स्वामी निजता का अधिकार, इंदिरा साहनी पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में, तो सब सही है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय घास के देखिए, पूर्वी अफ्रीका सवाना, ब्राजील कंपोस्ट, वेनेजुएला लानोश, ये सब उष्णकटिबंधीय हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। शीतोष्ण की अगर बात करेंगे तो अर्जेंटीना पैम्पास, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, मध्य एशिया स्टेपी। लवणता, ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 1000 ग्राम होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो ये बर्फ है। मौलिक अधिकार से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करिए। तो संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक वस्तुओं का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता है। समानता के सिद्धांत का हनन करने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो आपको लगता है सूर्य ग्रहण। और देखिए, इसकी वजह से आपका वृहद ज्वार भाटा भी आता है। तो दोनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब है कि राइट आंसर आपका सी हो जाए और डी हो। जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म, मृत्यु और प्रवास। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पेंटागोनिया, अर्जेंटीना, ये आपका सही सुमेलित नहीं है।
एक्चुअली ये सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। तो पेंटागोना डेजर्ट कहाँ पे? तो अर्जेंटीना में है। अटाकामा कहाँ है? तो ये उत्तरी चिली में है, नॉट उज्बेकिस्तान, ये चिली में पड़ता है। काराकुम कहाँ पर है? तो काराकुम पड़ता है तुर्कमेनिस्तान में। थार भारत और पाकिस्तान में। टकला मकान आपको पता होगा चीन में है, गोबी मंगोलिया और चीन में पड़ता है। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित 26वां हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। देखिए 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 भारतीय रियासतों के शासकों के प्राइवी पर्स और विशेषाधिकारों के समाप्ति से संबंधित है, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें 21वें संविधान संशोधन अधिनियम की, ये 1967 था, और 26वां कब था? तो 1971 था। तो 21वें के तहत क्या बात की गई है? तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया है। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा हो तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 6 PM। लेब्राडोर जलधारा कहाँ पर अवस्थित है? यह उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यमंडल। सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था क्रिप्स मिशन ने। निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? तो देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन। तो इसमें एक से ज्यादा हो जाएगा राइट आंसर। कोरल सागर कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी थी? स्थिर कीमत दर पर पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11% था। और वहीं अगर वर्तमान मूल्य पर बात करते तो वो 15% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15.24। तो इसमें राइट आंसर 15.3 क्या अब ले सकते हैं। और 2022-23 के अनुसार दोस्तों ये 16.2% है। एक बार याद रखेंगे, ये पिछला डेटा है। 2022-23 के अनुसार 16.21% है, जबकि पिछले साल ये 15.3% रही थी। निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया है? तो किनके द्वारा किया गया है? तो 1978-80 के बीच अनवरत योजना लाया गया था। इसका प्रतिपादन गुरनार मिर्डाल के द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था, और इसे लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार को दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसे किसने किया था? तो गुरनार मिर्डाल ने। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डार्विन के द्वारा। विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोबैसिलस और थायोबैसिलस। साइनोबैक्टीरिया जैसे कि रूपाइलिना, एनाबीना। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये 2.98% होने का अनुमान है। वहीं अगर हम बात करें पिछले साल का, तो ये था 3.47%। ये था पिछले वर्ष का, याद रखेंगे। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये रहने का अनुमान है दोस्तों 15.24%। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं, जिन्हें सप्तर्षि नाम दिया गया है,
में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सब शामिल है। वैसे कौन कौन है? तो समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र है। घोंघा, सीप, कटलफिश, ऑक्टोपस ये किस संघ के जीव हैं? तो किस संघ के जीव हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा मोलस्का के हैं ये। पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं, तो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो ये लवक में उपस्थित होते हैं। निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता क्या है? तो अंडप और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 562 अरब डॉलर। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 वर्ष तक। भंडारी समिति का संबंध किससे है? दोस्तों ये बीपीएससी पूछ चुकी है। तो ये बैंकों के पुनर्गठन से था, तो इनमें से कोई सही नहीं होगा। ये 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों। ये 1994-95 में ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के लिए किया गया था। अभी भी याद रखेंगे 1994-95 में ये आया था। उस समय ग्रामीण बैंक कुछ कठिनाइयों से जूझ रहे थे, जिसे दूर करने के लिए बैंकिंग सिस्टम में तीव्रता लाने के लिए समिति बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ था। कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है। डाइसेकेराइड का जल अपघटक संभव है। पॉलीसेकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं। मोनोसेकेराइड का जल अपघटन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है केवल 1, 2 और 3। मोनोसेकेराइड को आप अपघटित नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि उसमें एक ही तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? तो ये है पोटासियम। पोटासियम की कमी से अंगघात होता है और फास्फोरस की कमी से हड्डी और दांत कमजोर हो जाते हैं। तो पोटासियम की कमी से। अग्न्याशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? 23 का राइट आंसर हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड होता है। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन होता है। बीटा कोशिकाओं से इनुसुलिन और एमाइलिन होते हैं और गामा कोशिकाओं से पॉलीपेप्टाइड स्रावित होते हैं। निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? 74 का राइट आंसर ए हो जाएगा यकृत में। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों मलेरिया और सोने की बीमारी। ये दोनों प्रोटोजोआ से होता है, तो एक से अधिक हो जाएगा। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? तो शुद्ध जल का त्रिक बिंदु जो होता है दोस्तों वो 611.655 पास्कल के पर ये होता है। आगे बढ़ते हैं तो 9.467 × 10⁻15 का कोटि मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 15 आपका। दोस्तों कोटि मान क्या होता है? जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 के घात के रूप में लिखा जाता है, तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का कोटि मान कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का रेंज क्या होता है? तो लाल रंग का रेंज होता है दोस्तों 62,000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6200 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण क्या है? तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो ये जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ये 1787 ईस्वी में किए थे। बीपीएससी दोस्तों आजकल थ्योरी बहुत पूछ रही है कि फलाना थ्योरी किसने दिया था, तो आप इन सब थ्योरी पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या रखा गया है?
तो ये गुलाबी हाइड्रोजन का इसको नाम रखा गया है पिंक हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन को पिंक हाइड्रोजन कहते हैं। चलिए, दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है? आई थिंक तो इसका तो आंसर सबको पता होगा कि ये अभिकेंद्रीय बल। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो जब किसी वस्तु पर बल लगने से उसमें विस्थापन न हो, जब किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तब जो है कार्य। तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसमें। किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, तो ध्रुवों पर अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड में। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रिक अम्ल में, तो इनमें सहसंयोजक और उप सहसंयोजक दोनों बंध पाए जाते हैं। किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो पहली बात तो किण्वन की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। तो शराब, अल्कोहल, ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टमाटर, पालक और ऑक्जेलिक अम्ल। अम्लीय अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? तो ये H+ आयन मुक्त करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दाब कहलाता है। गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा केवल 1 और 3, यानी कि गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो वायुमंडलीय दाब कम होने पर गेज दाब का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। और टायरों के वायु दाब को हम PSI में व्यक्त करते हैं। परम दाब और वो वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दाब कहलाता है। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब जो है वो परम दाब कहलाता है। गेज दाब संकल्पना पर आधारित टायर प्रेशर गेज यंत्र का प्रयोग टायरों में भरे वायु का दाब मापने के लिए किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा की SI इकाई क्या होता है? तो ये जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह एक श्वेत ठोस आयनिक यौगिक है जो सोडियम और उसके क्लोराइड पर जल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ये जल में पूर्णतः विलीय है और यह वायु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। मिलियराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निकेल। देखिए, मैग्नीज का जो अयस्क है वो पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट है। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और कार्नेलाइट है। कैडमियम का ग्रीनोसाइट है। यूरेनियम का अयस्क कार्नेलाइट और पिंच प्लेट है। और थोरियम का अयस्क मोनाजाइट है। एक अल्फा कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके नाभिक परमाणु क्रमांक में 2 इकाई और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है? तो यह रेयॉन को कहा जाता है कृत्रिम रेशा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में। देखिए, याद रखेंगे कि भारत में स्थित विभिन्न स्टैचू कौन कौन से हैं? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में, और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI के द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन चक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने। परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई। या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इनमें से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड की झांकी को सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार दिया गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार प्रस्तुत की गई थी। मिस्र के राष्ट्रपति अब फतह अल सीसी इनके मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल की शुरुआत की योजना बनाई है? तो ये हो जाएगा बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्काई हॉक नाम दिया गया है। और स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन द्वारा इसने बनाया है, तो आईजी ड्रोन नाम की एक कंपनी है, एक स्टार्टअप फर्म है, उसने पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है, जिससे का नाम जो है स्काई हॉक रखा गया है। यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। और यह ड्रोन जो है वो 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है और ये करीब 5 घंटे तक उड़ सकता है। दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया था? क्वेश्चन नंबर 1808। तो दोस्तों ये था यूएई, ये दिसंबर 2022 में इसने किया था। तो देखिए यूएई कोई ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। रोवर को जापान निर्मित लैंडर होकोतो आर मिशन 1 की सहायता से केप कैनावेरल फ्लोरिडा के स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया, लेकिन 25 अप्रैल 2023 को यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने में असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फिजी। राइट, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया और इसका प्रतिनिधित्व जो है भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। और ये जो आयोजन होता है दोस्तों, वो 3 साल में एक बार होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। फिजी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने विधानसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन से सदस्य नहीं है इसमें? तो देखिए श्री कपिल कपूर नहीं है इसमें से। कौन कौन थे 4 लोग? तो याद रखेंगे, पीटी उषा खेल से जुड़ी हुई थी, इलैया राजा संगीत से जुड़े हुए थे, वीरेंद्र हेगड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, और केवी विजेंद्र प्रसाद ये फिल्म निर्देशक हैं। तो विजेंद्र हेगड़े और केपी विजेंद्रन है, श्री कपिल कपूर नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आपका तेलंगाना। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? तो इसका सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हिमाचल प्रदेश का काशी गंगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये हुबली जो था प्लेटफॉर्म का नाम है, आपका याद होगा। तो ये 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया था, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन दोस्त। आपको बता दें कि तुर्की में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता लगभग 7.8 थी। ये सब छोटे छोटे चीज़ें आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पूछ रहा है सही नहीं है। तो भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। सम्मेलन का थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली नहीं, 1 दिसंबर 2022 से औपचारिक रूप से G20 की सदस्यता संभाली थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए, इस पार्टी को गुजरात में भी विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ भी पार्टी जो है बेहतर प्रदर्शन करी। तो दिल्ली, पंजाब, तो दोनों जगह पर ये राज्य पार्टी का दर्जा इसको प्राप्त है। तो ये भी सही, ये भी सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। और गुजरात में जो चुनाव हुआ था वहाँ भी इसने 1 से 2 सीटें जीती थी, इसलिए इसको, आपको पता होगा कि एक कम से कम वैलिड मतों का लगभग 1/6% लाना जरूरी होता है, 6% लाना जरूरी होता है। तो वो भी लाया, इसलिए ये पार्टी बन चुका है, राष्ट्रीय पार्टी। चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया और इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर और जिसमें 100 डिब्बे थे। तो स्विट्जरलैंड लंबाई कितना है? तो 2 किलोमीटर और कितने डब्बे हैं? तो 100 डिब्बे हैं। ठीक है। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में आयोजित की गई। और इसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में बाजरे के लिए एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा और इसमें खाद की खरीद करने पर किसानों को 50% की रियायत दी जाएगी। और भारत दुनिया में श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। केंद्रीय आर्थिक संरक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4%। और विकास दर, आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 6 से लेकर के 6.8% के आसपास। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले सिर्फ 3 देश कौन कौन से हैं? तो एफडीआई निवेश करने वाले सिर्फ 3 देशों की अगर हम बात करें तो इसमें सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो ये आपका सही नहीं है। अब देख लेते हैं कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 से रिलेटेड क्या है। तो ये गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच आयोजित किया गया था। सावज यानी कि एशियाई शेर इसका शुभंकर था। नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। आदर्श वाक्य था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी साजन प्रकाश तैराकी। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हर्षिका रामचंद्र तैराकी। आगे बढ़ेंगे तो बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक विकास की दर 10.98% रही। आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। तो आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार जो है देश का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश जिसका विकास दर 11.4 और दूसरे स्थान पर राजस्थान जिसका 11.04% है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण। तो बद्री नारायण की जो कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, उसके लिए इनको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। वहीं अगर हम बात करें मैथिली भाषा में तो अजीत आजाद जिनकी कविता का नाम है पेन ड्राइव में पृथ्वी, ये मैथिली भाषा में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा की अगर हम बात करें तो अनुराधा राय जिनके उपन्यास का नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। आगे बढ़ेंगे तो मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल में किया गया था मार्च 2023 में। पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका राइट आंसर सी भारत हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उड़ीसा। आगे बढ़ेंगे तो बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ का बजट पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.62 लाख करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो मोहम्मद यूनुस थे। तो उस वक्त कहा जाता था मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। देखिए दोस्तों, ये हालांकि मेरे अनुसार तो ये सही नहीं होगा कहना कि प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, क्योंकि इनको तब भारत में तब प्रोविंसेज में प्रधानमंत्री होते थे, मुख्यमंत्री नहीं होते थे। तो इसका कोचिंग की तरफ से जो आंसर आया है वो मोहम्मद यूनुस आया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसका राइट आंसर होगा भी। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर कमेंट कर बताओ कि ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि 1937 में जब बिहार में चुनाव हुआ था तो पहले मुख्यमंत्री के रूप में तब इनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, मोहम्मद यूनुस चुने गए थे। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण सिंह आज़ादी के बाद ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में ये बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 है, तो ये सही नहीं है आपका। तो विधानसभा में 243 हैं और विधान परिषद में 75 हैं, तो आप ऐड कर लीजिए, देखिए कितना आता है। और विधान परिषद में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। और अगर वहीं हम बात करें विधानसभा में तो अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। याद रखेंगे, विधानसभा में एससी के लिए 38 है और एसटी के लिए 2 है, लेकिन अगर हम विधान परिषद की बात करें तो उसमें से 6 सीटें आरक्षित हैं। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही को सुमेलित करिए। सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव, प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है दोस्तों, आपको पता होगा। मुखिया सरपंच का चुनाव होता है, लेकिन प्रमुख का चुनाव जो वार्ड सदस्य होते हैं, प्रमुख वार्ड सदस्य, वो अपने में से चुन करके किसी को प्रमुख बनाते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किए गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 1937 में। बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2012 में। इसके गीतकार थे सत्यनारायण, इसके संगीतकार थे हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। इसे वर्ष 2012 में अपनाया गया था। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? 121 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय बंगा। आगे बढ़ेंगे तो सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 129वां है, जबकि HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में भारत का स्थान 132वां था। तो आपको बताना है कि कौन से सही है, तो केवल पहला सही है। ठीक है, तो 2021-22 में भारत को 132वां स्थान मिला था, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान की गिरावट है, और 2020 में 131वें स्थान पर रहा था। ठीक है, तो पहला केवल सही है, दूसरा गलत है। 2020 में 131वें पर था और 2021-22 में 132वें नंबर पे है। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था? चलिए बताइए 131 का राइट आंसर। तो देखिए इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि तीनों जो ऑप्शन दिया गया है तीनों बिहार में थे। तो मगध, गया, पटना, नालंदा, अंग, भागलपुर, मुंगेर और वज्जी संघ वैशाली और मुजफ्फरपुर। तो उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। 1587 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति
अकबर ने राजा मानसिंह को बनाया था। उसने 1587 ईस्वी से लेकर के 1594 ईस्वी तक बिहार का नेतृत्व किया। मानसिंह इस समय बिहार की राजधानी रोहतास हुआ करती थी। लिखित में से कौन बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त सभी नहरें गंडक नदी से निकलती है। पश्चिमी चंपारण से वाल्मीकि नगर बांध से ये तीनों नहरें सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित की गई हैं। ठीक है ना। बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के नालंदा जिले के राजगीर से है। राइट आंसर डी हो जाएगा। पहले हम लोग जीएस वाले कर लेते हैं, तब देखेंगे कि मैथ वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय नदी, ये साउथ बिहार में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो अनुपम झील रोहतास नहीं, अनुपम झील रोहतास में नहीं है दोस्तों। अनुपम झील आपको मिलेगा कैमूर में। ठीक है ना। अनुपम झील कहाँ पे है? कैमूर में। बाकी घोघा झील कटिहार, सिमरी झील सहरसा, कुशेश्वर झील दरभंगा, कांवर झील बेगूसराय, मोती झील पूर्वी चंपारण और घोड़ा कटोरा नालंदा में है। आगे बढ़ेंगे तो बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो मधेपुरा में 2022 में। बिहार में सर्वाधिक घन जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो शिवहर, पटना और दरभंगा। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। अब यहाँ से मैथ के प्रॉब्लम शुरू होते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या निकालिए। तो 4, 9, 25, 49, 169। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देखिए 2, 3, 5, 7, उसके बाद क्या आएगा 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, 5 के बाद 7 आया। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला है अभाज्य संख्याओं का है ये। तो अभाज्य संख्या 9 नहीं है, तो 2, 3, 5, 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 आता है। तो इसका राइट आंसर 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। चलिए भाई लोग चुनिए। देखिए 1 + 2 = 3 हो जाएगा। तो 7 दूना 14। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? एक्चुअली किया गया दोस्तों 1 × 2 + ऐसे किया गया है। 1 × 2 + 3 ऐसे। ये वाला ये जो नंबर आया है ये आया है 1 × 2 + 1 = 3। तो ये वाला नंबर कैसे आएगा? 7 × आपका हो जाएगा 14 + 7 बराबर। तो 14 7 21, 21 7 कितना होता है? अरे 14 अब 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 12 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो देखिए कैसे 12 हो जाएगा। तो ऐसे करिए 9 × x + 1। यहाँ पर +1 है, +1 है। ठीक है, 14 + 1 × 7। ठीक है, तो यहाँ x कर दीजिए, x + 1। अब बराबर में क्या लिखना है? 117। देखिए यहाँ 12 1 13 15 से, तो यहाँ 12 आ जाएगा राइट आंसर। चलिए 143। तो इसका राइट आंसर आप बहुत ही सिंपल सा सवाल है। राइट आंसर है इसका 12 मीटर। डी हो जाएगा राइट आंसर। 144। 144 का राइट आंसर आपका, ये भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बी की आय अधिक है। 145 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेटी। 146 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 12,480। और 147 का आपका राइट आंसर है 6,720। और 148 का आपका सही आंसर। जिन लोगों को प्रॉब्लम होगा इसको सॉल्व करने में प्लीज़ आप कमेंट करके बताएंगे। 148 का राइट आंसर हो जाएगा 60 ग्राम। 149 का राइट आंसर हो जाएगा 34। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये। और 150 का राइट आंसर हो जाएगा 2340। राइट आंसर बी। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताओ और अपना स्कोर बताना ना भूलें कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया, आपको कितना आ रहा है। और बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस किस का टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, तो मैं आपको यूट्यूब पर वो सब अवेलेबल करवाऊँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।